नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव और आज शुक्रवार जब हम लेकर आते सास बहू और सेंसेक्स, जिसमें जुड़ेंगे हमारी महिला दर्शक, पूछेंगे अपने सवाल। लेकिन उससे पहले बाजार का एक क्विक चेक ले लेते हैं। मजबूत ग्लोबल संकेत रहे, लेकिन फिर भी आज भारतीय बाजारों ने एक बहुत ही फ्लैट शुरुआत की और अब हम नेगेटिव जोन में जाते हुए देख रहे हैं। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही लाल निशान पर कारोबार कर रहे हैं। सेंसेक्स में करीब 33 अंकों की गिरावट हम देख रहे हैं। निफ्टी भी फ्लैट है, बिल्कुल 6 अंकों की गिरावट के साथ 8,173 पर है। मिड कैप भले ही अभी भी 60 अंकों की मजबूती के साथ एक मोमेंटम को बचाए रखने की कोशिश में जुटे हुए हैं, लेकिन बैंक निफ्टी दबाव में 44 अंकों की गिरावट बैंक निफ्टी में नजर आ रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो पर अगर नजर आ रहे हैं तो ये फिलहाल एडवांसेस की तरफ तो जरूर है। 738 शेयर हैं जो बढ़ने वाले हैं और 738 के मुकाबले गिरने वाले 561 शेयर हैं। लेकिन बाजार में ओवरऑल अगर देखें तो बहुत ही फ्लैट कारोबार हो रहा है। कुछ शेयर्स जहां पर तेजी है उसमें एनटीपीसी, मारुति सुजुकी, बीपीसीएल, जी एंटरटेनमेंट का नाम शामिल है। साथ ही माइंडट्री ने कल अच्छे नतीजे पेश किए। आज माइंडट्री में भी हम अच्छे खासे तेजी देख रहे हैं। एलएनटी, एचसीएल टेक, टीसीएस और टाटा मोटर्स में भी अभी फिलहाल हरे निशान पर जरूर कारोबार यहां पर हो रहा है। लेकिन भारतीय एयरटेल, ल्यूपिन, अदानी पोर्ट और आइडिया सेल्युलर, ये कुछ काउंटर्स हैं जो आज दबाव के साथ कारोबार कर रहे हैं। शेयरों पर सलाह देने के लिए मेरे साथ हैं मार्केट एक्सपर्ट। इंट्रोड्यूस करती हूँ सबसे पहले इनॉक वेंचर्स के एमडी और सीईओ विजय चोपड़ा को। नमस्ते विजय, स्वागत है आपका। सौदा आपका में आज हम फोकस करेंगे अपने महिला दर्शकों के सवालों पर, लेकिन उससे पहले बाजार में आप क्या गतिविधि देख रहे हैं? ये पूरा हफ्ता जो था अच्छा खासा रहा था, स्ट्रांग मोमेंटम देखा था, लेकिन आज दबाव में गिर रहे हैं बाजार। प्रियंका जी, मुझे लगता है कि अभी स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट रहेगा। बाजार का अगर उछला स्तर देखें तो करीब मुझे लगता है कि 8250 का एक स्तर है जो कि मैं वॉच करूंगा ऊपरी स्तर पे। अगर वो तोड़ता है तो संभवतः हम 8400 की तरफ बढ़ेंगे। मगर अभी अगर यहाँ पे बाजार थोड़ी सी सांस ले रहा है तो मुझे लगता है कि यहीं कहीं 8200, 8150 और 8200 के बीच में आज बाजार रेंज बाउंड रहना चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट जरूर देखने को मिल रहा है। अगर आप देखें तो ऑटोमोबाइल पैक में हीरो होंडा हो, चाहे मारुति उद्योग हो, ऐसे काउंटर्स में तेजी देखने को मिल रही है। टाटा मोटर्स हो, यहां पर तेजी देखने को मिल रही है। आईटी काउंटर्स में थोड़ा सा अब हरे निशान में है। टीसीएस जैसी कंपनीज, क्योंकि काफी डैमेज हो चुका है रिजल्ट्स के बाद, काफी ठीक ठाक करेक्शन हुआ। तो अगर इनमें थोड़े से भी ये स्टॉक संभलते हैं तो मेरे हिसाब से बाजार 8200 की तरफ भी जा सकता है, 8250 की तरफ जा सकता है। तो स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड करें। शुगर काउंटर्स मुझे अच्छे लगते हैं। पेंट काउंटर्स में हम निवेश कर सकते हैं। और फेस्टिव सीजन को लेते हुए जो ऑटो काउंटर्स हैं, टू व्हीलर्स और मारुति उद्योग या टाटा मोटर्स जैसे काउंटर्स, उसमें कुछ तेजी देखने को मिल सकती है। और अब आज हमारे इस खास शो में जुड़ रही है खास मेहमान भी। एक्ट्रेस मानसी पारिक गोहिल हैं जो रिसेंटली स्टार प्लस पर चल रहे शो सुमित संभाल लेगा में लीड रोल कर रही हैं। मानसी, बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल ये कि आप करियर भी संभालती हैं, घर भी संभालती हैं और सुमित को भी संभालती हैं, लेकिन अपने इन्वेस्टमेंट्स को कैसे संभालती हैं ये बताइए हमारे दर्शकों को। हाय, एक्चुअली पहले तो गुड मॉर्निंग टू एवरीबडी एंड बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मैं यहाँ आई एम टॉकिंग अबाउट माई इन्वेस्टमेंट्स, बिकॉज एक्चुअली क्या है कि नॉर्मली आर्टिस्ट जो होते हैं वो बहुत ही आर्टिस्ट मिजाज के होते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट्स पे इतना ध्यान नहीं देते। बट थैंकफुली मैं गुजराती हूँ तो इन्वेस्टमेंट और मनी सेविंग्स मेरे ब्लड में है और इसलिए यू नो आई रियली प्लान माई फाइनेंसेस विद द हेल्प ऑफ कोर्स माई हस्बैंड एंड माई फादर। दे आर द टू मेन इन माई लाइफ जो मुझे संभालते हैं, मेरे इन्वेस्टमेंट्स को संभालते हैं। एंड उनके साथ रह रहे कि मैं काफी कुछ सीख गई हूँ और अब मैं डिसाइड करती हूँ हाउ टू आई हैव लाइक अ सेविंग इन्वेस्टमेंट प्लान for my you know my savings and the money that I make. So I have a monthly plan that I invest in. ओके, तो आप फ्यूचर के लिए सेविंग करती हैं, मुझे लगता है सिप्स के जरिए, या फिर आप कुछ ट्रेडिशनल फिक्स डिपॉजिट और इंश्योरेंस जैसे टूल्स पर ज्यादा निवेश करती हैं? आप हमें कुछ बता सकती हैं अपने पोर्टफोलियो के बारे में, ताकि आपके फैंस आपको अगर फॉलो करना चाहें। SIPs definitely saving investment plan SIP I believe in it और उसमें क्या 10 to 12% का interest rate मिलता है, तो that's a great saving for your money. And of course traditional investments are also good
and there are some good mutual fund investment schemes that are there. आदित्य बिरला के जो schemes हैं उसमें भी हम invest करते हैं. तो ऐसे ऐसी I've also been an economics student in college, तो ये थोड़ी बहुत जानकारी मेरे पास थी और इसी के बदौलत I keep myself abreast and I keep asking my CA कहाँ कैसे invest करना है, so that whatever money you make is invested wisely, because you want to make sure that you save it for the future, and also you want to make sure that you're spending what you're making, you're not just saving it. So दोनों balance में होने चाहिए, expenditure as well as your savings. यानी कि अपने शौक के लिए आप स्पेंडिंग भी करती हैं और बचाती भी हैं फ्यूचर के लिए, लेकिन क्या आपकी रुचि है बाजारों में? आप क्या इक्विटी में करती हैं इन्वेस्टमेंट? Equity, yes, I mean we have invested in land and we've invested in property. तो वैसे शेयर मार्केट में डायरेक्टली नहीं आप इन्वेस्ट करती हैं? सॉरी, शेयर मार्केट्स में आप डायरेक्टली नहीं आप इन्वेस्टमेंट नहीं, आई डोंट, बिकॉज नहीं, आई डोंट इन्वेस्ट इन स्टॉक रियली, बिकॉज मुझे इतनी अवेयरनेस है नहीं, एंड आई ऑल्सो बिलीव इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, सो आई काइंड ऑफ इन्वेस्ट मोर इन म्यूचुअल फंड्स एंड थिंग्स लाइक दैट. मानसी, अब इन्वेस्टमेंट से हटकर लाइफ के बारे में आपसे समझना चाहूंगी. आप एक वर्क लाइफ बैलेंस कैसे लाती हैं? वर्क लाइफ बैलेंस, वेल आजकल के 2015 मतलब 21st सेंचुरी में हर इंसान काम करता है. हर इंसान काम करने के साथ साथ बीवी या फिर बहन या फिर बेटी का रोल भी अदा करती है, और औरतें स्पेशली करती हैं. तो मैं भी उसी कैटेगरी में हूँ. आई एम अ वर्किंग वुमन एंड बट आई एम ऑल्सो अ वेरी फियर्सली इंडिपेंडेंट एंड फियर्सली फैमिली ओरिएंटेड गर्ल. तो मैं ट्राई करती हूँ दोनों को बैलेंस करने को, क्योंकि फॉर अ वर्किंग पर्सन दिन के 12 या 14 घंटे आप काम करते हो और 8 या 9 घंटे आपको मिलते हैं आपको अपने परिवार के साथ बिताने के लिए, जिसमें से 6-7 घंटे तो आप सोते हो. तो फिर वो जो 1-2 घंटे होते हैं बहुत क्वालिटी टाइम हो जाते हैं. एंड मी एंड माई हस्बैंड वी मेक श्योर दैट वी हैव इनफ टाइम फॉर ईच अदर, एंड वी मेक श्योर दैट अगर कोई छुट्टी मिल गई या वीकेंड ऑफ मिल गया तो पेरेंट्स के साथ लंचेस पे जाना या कोई फिल्म देख ली या कोई थिएटर कोई प्ले देख लिया, ऐसे क्वालिटी टाइम इन्वेस्ट करते हैं टू मेक श्योर दैट वी आर ऑल्सो शेयरिंग आवर लव विद द पीपल हु आर क्लोज टू अस. जी, तो मी टाइम आपका क्या होता है? क्या सिंगिंग के आप सिंगिंग भी करती हैं, गायिका भी हैं, तो मी टाइम में क्या सिंगिंग होती है? और हम 2 लाइन सुन सकते हैं आपसे मानसी आज सुबह? श्योर. वेल, सिंगिंग तो ऐसी चीज है जो मैं हर जगह करती रहती हूँ. मेरे शूट में मेकअप होता है तब भी मेरा म्यूजिक तो ऑन रहता ही है, गाना ऑन रहता ही है. और मी टाइम में आई एम अ योगा जंकी. आई लव डूइंग योगा एंड आई लव वर्किंग आउट. स्विमिंग हो या फिर साइकिलिंग हो, ये सारी चीजें तो मतलब आई लव बीइंग फिजिकली एक्टिव. तो ये सारी चीजें होती है. एंड अभी हाल ही में एक क्यूट सा फिश बोल मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया है, जिसमें आई हैव 4 गोल्ड फिश. तो उनके साथ खेलना, उन्हें खिलाना, ये सारी चीजें करना बहुत पसंद है. एंड आई वुड लव टू सिंग समथिंग. व्हाट शुड आई सिंग? समथिंग हिंदी? हिंदी, जी बिल्कुल. हम हिंदी चैनल के लिए में बात कर रहे हैं तो हिंदी में आपसे सुनना चाहेंगे. हाँ, तो ये गाना है सुनिधि चौहान ने गाया है, मेरा फेवरेट गाना है, तो मैं आपके लिए गाऊंगी. पल में हंसाए और पल में रुलाए ये कहानी, ओ हो कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी. ला 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 ला, ज ज ज ज ज ज ज ज. थैंक यू सो मच मानसी. शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए. सुमित को संभालिए, करियर को संभालिए और ऐसे ही गुनगुनाते रहिए. थैंक यू. मानसी पारेख डेफिनेटली वॉच मी ऑन सुमित संभालेगा. बिल्कुल देखेंगे, जरूर देखेंगे. तो मानसी पारेख गोहिल थी हमारे साथ सास बहू और सेंसेक्स में. लेकिन इसके बाद बारी आएगी आपकी, यानी हमारी महिला दर्शक जुड़ेंगी हमारे साथ, पूछेंगे अपने सवाल. लेते हैं छोटा सा ब्रेक, अभी हाजिर हो रहे हैं.
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सौदा आपका। आज है लेडी स्पेशल। सास बहू और सेंसेक्स में हमारे साथ जुड़ी हुई है देश के अलग अलग शहरों से हमारी महिला दर्शक। पूछेंगे शहरों से जुड़े अपना सवाल और इसका जवाब देने के लिए मेरे साथ विजय चोपड़ा और सिमी भौमिक भी हैं। सीधा रुख करते हैं पहले सवाल का। अनूप बागची है मेरे साथ अपने सवाल के साथ। पूछे अनूप जी, क्या जानना चाहती हैं आप? मेरा एक सवाल है कि इन्फोसिस में अगर मैं इन्वेस्ट करूं तो फिर मुझे कितना मुनाफा मिल सकता है? इन्फोसिस में इनकी रुचि है। विजय जी, आप इन्फोसिस के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे? निवेश करना चाहते हैं क्लियरली, यानी लंबा टाइम फ्रेम है इनका। देखिए, जिस तरह की गाइडेंस कंपनी ने दी, हालांकि बहुत शानदार कंपनी है और मैं उसको सालों से फॉलो करता आया हूं और इस बार रिजल्ट्स भी मैं ये नहीं कहूंगा खराब थे, ठीक थे रिजल्ट्स, मगर जो गाइडेंस दिया था फ्यूचर क्वार्टर्स के बारे में वो थोड़ा सा स्केप्टिक था। मुझे लगता है कि ये स्टॉक, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सोचते हैं तो ये स्टॉक आपको 1000 के नीचे मिल सकता है। थोड़ा इंतजार करिए, मुझे लगता है कि गिरावट होगी इसमें और प्रोबेबली अराउंड 1000 आपको ये मिलेगा, तो वहां पर आप विद लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव इन्वेस्ट कर सकते हैं। पीछे भी कुछ 1-2 महीने पहले भी हमने इसको 1000 रुपए के नीचे देखा था, तो एक लॉन्ग टर्म व्यू से आप बना सकते हैं। टीसीएस भी एक और कंपनी है जहां पर आप निवेश कर सकते हैं विद लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। तो पर हाँ, मुझे लगता है कि थोड़ा सा अभी मार्केट में प्रोबेबल गिरावट है, तो उसकी वजह से स्टॉक में भी थोड़ा करेक्शन देखने को मिलेगा। और इसी के साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, लेकिन हमारी तमाम महिला दर्शक जुड़ी हैं हमारे साथ, पूछेंगे अपने सवाल। वापस आइए। वेलकम बैक। इस समय की सबसे बड़ी खबर है कि कॉल ड्रॉप के लिए अब कंपनियों को, कंज्यूमर को चुकाने होंगे ₹1। 1 जनवरी 2016 से देना होगा ये मुआवजा कंपनियों को। कॉल ड्रॉप की बढ़ती हुई शिकायतों के बीच ट्राई ने एक सख्त कदम उठाया है। कंपनियों को अब ग्राहकों को देना होगा मुआवजा। मुआवजे को लेकर बातें चलती रही, लेकिन अब फाइनली ट्राई ने यह फैसला ले लिया है कि अगर कॉल ड्रॉप होगा तो इसकी कीमत कंज्यूमर क्यों चुकाए। इसकी कीमत चुकाएंगी वो टेलीकॉम कंपनियां जिसके सब्सक्राइबर होंगे और पर हर कॉल ड्रॉप के लिए ₹1 देना होगा। इसे 1 जनवरी 2016 से लागू किया जाएगा, लेकिन यानी अभी भी इनके पास वक्त दे रही है ट्राई टेलीकॉम कंपनियों को कि वो कॉल ड्रॉप पर काम करें, उसे सुधारने की कोशिश करें। और अगर ऐसा नहीं होगा तो 1 जनवरी 2016 से हर कॉल ड्रॉप के लिए टेलीकॉम कंपनियों को ₹1 देने होंगे। 3 कॉल ड्रॉप हर दिन का पैसा देना होगा इन्हें, यानी एक दिन में अगर कॉल ड्रॉप का सामना करेंगे तो इसमें एक दिन में अधिकतम ₹3 तक देने पड़ सकते हैं इन टेलीकॉम कंपनियों को। और कॉम्पनसेशन को लेकर कंपनियों का रुख हमेशा से रहा कि ये उनके साथ कहीं ना कहीं कॉम्पनसेशन देने की नौबत नहीं आनी चाहिए, और ये गलत होगा क्योंकि उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करना है जो काम पूरा नहीं हुआ है। लेकिन अब ट्राई एकदम सख्त होते हुए कि अगर कंज्यूमर सामना करेगा कॉल ड्रॉप का तो कंपनियां होंगी जिम्मेदार। ₹1 दीजिए हर कॉल ड्रॉप के लिए कंज्यूमर को जब भी उसके कॉल में बातचीत पूरी नहीं हो पाएगी। 1 जनवरी 2016 से टेलीकॉम कंपनियों को कंज्यूमर को चुकाना होगा मुआवजा कॉल ड्रॉप के लिए। एक दिन में अधिकतम ₹3 देने पड़ सकते हैं अगर कंज्यूमर अपनी बातचीत पूरी नहीं कर पाएगा। ट्राई ने सख्त ये आदेश दे दिया है कि अब कंपनियां केवल बोल नहीं सकती हैं कि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, या तो इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारे या फिर इसकी कीमत चुकाए, और इसकी कीमत उसे चुकानी होगी अब सीधे कंज्यूमर के लिए। कॉल कटेगा तो मुआवजा मिलेगा कंज्यूमर को। अब टेलीकॉम कंपनियां केवल बहाना नहीं बना सकती कि टावर नहीं है, स्पेक्ट्रम को लेकर दिक्कतें हैं, अब आपको मुआवजा देना होगा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि ट्राई ने कल जो अपनी रिपोर्ट रखी थी उसके बाद आज कॉम्पनसेशन को लेकर बिल्कुल क्लियरली ट्राई सामने आ गई है कि अब टेलीकॉम कंपनियां केवल बहाने नहीं बना सकती, केवल दलील नहीं दे सकती, अब उन्हें ₹1 हर कंज्यूमर को चुकाना होगा जब एक कंज्यूमर अपनी कॉल को खत्म नहीं कर पाएगा और कॉल ड्रॉप की वजह से वो कॉल कटेगा। तो कॉल कटने पर ट्राई ने कह दिया है कि सीधे सीधे अब कंज्यूमर
कंज्यूमर को आप अदा कीजिए ये हर्जाना, और 1 जनवरी 2016 से अब कंपनियों को देना पड़ेगा हर्जाना। हमारे साथ हैं टेलीकॉम सेक्टर को ट्रैक करने वाले हमारे संवाददाता दीपक साहू। दीपक, एक बड़ा फैसला ट्राई से हम आते हुए देख रहे हैं, कंज्यूमर के लिए निश्चित तौर पर राहत की खबर है। ट्राई ने काफी सख्त कदम उठाया है इस बार। जी बिल्कुल, यहाँ पर टेलीकॉम रेगुलेटर टीआरआई ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि कॉल ड्रॉप के एवज में टेलीकॉम कंपनियों को अब हर्जाना यहाँ पर ग्राहकों को देना ही होगा, चाहे कॉल ड्रॉप कोई भी इश्यूज को लेकर हो रहा हो, चाहे वो टावर की इश्यू हो या फिर इनके नेटवर्क एरिया में कोई भी दिक्कतें आ रही हो, इसका खामियाजा ग्राहकों को नहीं भुगतना पड़ेगा। आज जो सिफारिशें यहाँ पब्लिक कर दी हैं यहाँ पर टीआरआई ने कॉम्पनसेशन को लेकर, उसमें स्पष्ट कहा गया है कि ₹1 प्रति कॉल ड्रॉप पे यहाँ पर कॉम्पनसेट करना पड़ेगा ग्राहकों को। इसके अलावा इसमें स्पष्ट ये भी कहा गया है कि ऐसा 3 कॉल ड्रॉप पर डे, यहाँ पर 3 कॉल ड्रॉप को लेकर कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। और ये सारे नियम, जो नए नियम आज से यहाँ पर टीआरआई ने लागू किए हैं, यहाँ पर ये 2000 जनवरी से लागू करने की बात कही जा रही है। कुल मिला के काफी हार्श यहाँ पर स्टेप टीआरआई की तरफ से, क्योंकि लगातार टीआरआई बोलता रहा है कि जो भी यहाँ पर नेटवर्क इश्यूज हैं या फिर टावर्स को लेकर इश्यूज हैं, वो उसका जो है ग्राहक क्यों यहाँ पर उनको दिक्कतें झेलनी पड़े। ये सारे इश्यूज जो हैं ये टेलीकॉम ऑपरेटर्स की तरफ से दिक्कतें पैदा हुई हैं। उन्होंने नेटवर्क ऑब्लिगेशन के तहत रोल आउट तो सर्विस कर दी, लेकिन अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरी सर्विसेज बेहतर नहीं की। इस कारण कॉल ड्रॉप की सिचुएशन जो है लगातार बढ़ी है। कहीं कहीं तो कुछ सेक्टर्स में, खासकर दिल्ली मुंबई में देखा जहां तक 17% तक कॉल ड्रॉप टीआरआई ने पाया था। और कल ही जिस तरह से हाल के जो टेस्ट ड्राइव नतीजे आए हैं मुंबई और दिल्ली के, उसमें भी हालत कॉल ड्रॉप की बेहतर नहीं हुई है। दिल्ली मुंबई में अभी भी कॉल ड्रॉप जो है 5 से 6% से लेकर 10% तक कॉल ड्रॉप यहाँ पर कंज्यूमर को झेलना पड़ रहा है। तो कुल मिला के आज टीआरआई ने साफ कर दिया है कि कॉम्पनसेशन यहाँ पर देना पड़ेगा। ₹1 यहाँ पर प्रति कॉल ड्रॉप कंज्यूमर से कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। इसके अलावा 3 ऐसे कॉल ड्रॉप हर दिन, ये बेंचमार्क बनाया गया, 3 कॉल ड्रॉप्स को लेकर यहाँ पर कॉम्पनसेट किया जाएगा यहाँ पर कंज्यूमर्स को टेलीकॉम कंपनी की तरफ से। लेकिन फिलहाल अभी टेलीकॉम कंपनी का रुख क्या है ये भी खुलकर सामने नहीं आ रहा है, लेकिन टीआरआई की तरफ से वाकई बोल सकते हैं काफी बड़ा कदम कंज्यूमर्स के यहाँ बेनिफिट के लिए। बिल्कुल, तो हमने देखा था कि कल ट्राई ने रेगुलेशंस दिए थे स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी ऑफ सर्विसेज पर, और आज ट्राई ने कल ही साफ किया था कि मुआवजे पर वो रीथिंक कर रही है। और आज ये सामने आता है कि अब कंपनियां केवल बहाने की दलील नहीं दे पाएंगी, उन्हें ₹1 हर कॉल ड्रॉप के लिए कंज्यूमर को चुकाना होगा। कंज्यूमर के लिए राहत की खबर है, लेकिन टेलीकॉम कंपनियों के लिए अब एक बड़ा टास्क है। मेरे साथ जुड़ रहे हैं एससी खन्ना, फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल ऑस्पी। नमस्ते मिस्टर खन्ना, आपसे पूछना चाहूंगी, ट्राई ने जो कदम उठाया है ये राहत की खबर लेकर आ रहा है कंज्यूमर के लिए, लेकिन टेलीकॉम कंपनियों के लिए एक सख्त आदेश। ये बिल्कुल गलत स्टेप उठाया टीआरआई ने, क्योंकि जो हमारा टेलीकॉम सिस्टम और बिजनेस मॉडल है वो बेस्ड है ऑन लेस स्पेक्ट्रम एंड मोर टावर्स। कॉल ड्रॉप का मेन जो रीजन है वो है क्योंकि हमारे पास जो टावर्स थे, जैसे दिल्ली का उदाहरण लो तो 600 टावर दिल्ली में हटा दिए गए, रेडिएशन से कैंसर होता है। अगर उसका इफेक्ट इतना हुआ कि उससे कॉल ड्रॉप बढ़ गई। नहीं, कॉल ड्रॉप बिल्कुल नहीं होएगा अगर आप टेलीकॉम कंपनियों को इजाजत देंगे टावर लगाने की। अभी हाल ही में मिनिस्टर ने कहा है कि हम सब गवर्नमेंट बिल्डिंग पे अलाउ करेंगे। तो जो टीआरआई ने टाइम दिया है 2 महीने का, वो बहुत कम है। अगर कॉल्स को इम्प्रूव करना है तो टीआरआई को कम से कम 6 महीने का टाइम देना चाहिए। ये टेलीकॉम नेटवर्क है, ये कोई गाजर मूली नहीं है जो 1 या 2 दिन में ठीक हो जाए। इसको ठीक करने के लिए गवर्नमेंट की कॉपरेशन चाहिए, और डिसाइड गवर्नमेंट कॉपरेशन हमको पब्लिक की कॉपरेशन चाहिए। वो टावर लगाने दे। आरडब्ल्यू जो है आपकी, वो कहते कि टावर नहीं लगाते। सो इसकी मेन प्रॉब्लम है टावर्स। जी, तो आपको लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, बढ़ावे को लेकर के जो एक आपको सरकार की तरफ से, अथॉरिटीज की तरफ से, आरडब्ल्यूएस की तरफ से जिस तरह के एक अच्छा इन्वायरमेंट चाहिए काम करने का, वो नहीं मिलता है, इनको लेकर दिक्कतें हैं, इसे ही कॉल ड्रॉप की समस्या जो है वो बनी रहेगी? नहीं, देखिए, कॉल ड्रॉप की समस्या जो है इन्वेस्टमेंट से ठीक होती है और टावर लगाने से ठीक होती है। अगर टावर लगाने की और परमिशन देंगे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे, स्कूल्स पे और अदर प्लेसेस पे, तो जो टावर लग जाएंगे ठीक, तो स्पेक्ट्रम जितनी हमारे पास है, बिकॉज स्पेक्ट्रम अगर आप बहुत ज्यादा स्पेक्ट्रम देंगे तो रेट जो है रेट्स बढ़ जाएंगे।
तो अगर स्पेक्ट्रम महंगी खरीद के अगर टेलीकॉम ऑपरेटर वो देगा तो उसके लिए फिर उसके रेट बढ़ने शुरू हो जाएंगे, इसलिए डायरेक्टली अफेक्ट द कंज्यूमर। तो गवर्नमेंट को टेलीकॉम कंपनीज के साथ और स्पेशली TRI को ये जो उन्होंने स्टेप उठाया है कि एक में 2 महीने का टाइम दे दिया, ये कोई ऐसी बात नहीं है। इसमें टाइम चाहिए, कम से कम 6 महीने का टाइम चाहिए ताकि टेलीकॉम ऑपरेटर इसको इम्प्रूव कर सके। बिल्कुल मिस्टर खन्ना, टाइम चाहिए। आपने जैसे कहा ये कोई गाजर मूली नहीं है, पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, लेकिन ये कॉल ड्रॉप की समस्या पर बात पहले से ही होते आ रही है। और जब सरकारी बिल्डिंग में जो गवर्नमेंट की कॉपरेशन शुरू हुई है, अभी जो टेलीकॉम मिनिस्टर ने रिसेंटली डिसीजन दिया है कि भाई हम आपको परमिट, क्योंकि पहले यही एक लगा रहता था कि गवर्नमेंट और कंपनियों को तालमेल नहीं था रेडिएशन पे। अब गवर्नमेंट भी मानती है कि टावर से रेडिएशन नहीं होता, और हेल्थ मिनिस्ट्री और अदर मिनिस्ट्री को भी इसके ऊपर पूरे एड वगैरह निकालने चाहिए, जिससे कि लोगों को अब हर एक कॉलोनी में अगर आप 2 टावर एक्स्ट्रा लगा देंगे तो कॉल ड्रॉप नहीं होगी। पर दूसरा इसका इलाज है टावर की सबसे बड़ी समस्या मिस्टर खन्ना, यहाँ पर आपको लगता है टावर की संख्या बढ़ाने के लिए आप लोगों को सही समय नहीं मिल पा रहा है, लेकिन टेलीकॉम रेगुलेटर ने जो कहा है कि 1 जनवरी से अब टेलीकॉम कंपनियों को ₹1 मुआवजा देना होगा, इस कदम पर आपको लग रहा है कि अनरीजनेबल हो गई है रेगुलेटर यहाँ पर? एब्सोल्युटली अनरीजनेबल है, क्योंकि ये इफेक्ट करेगा टेलीकॉम कंपनियों की परफॉर्मेंस पे और इन्वेस्टमेंट। एक तरफ तो गवर्नमेंट कहती है कि फॉरेन से इन्वेस्टमेंट आए, लोग यहाँ कंट्री में इन्वेस्टमेंट करें, अगर ऐसे रूल निकाल देगी कि ₹1 देना पड़ेगा, इज ए कॉपरेशन। मैं ये कहता हूँ कि अगर आप 6 महीने वेट कर लो तो उसमें कोई बड़ा बात नहीं होगी, उसमें दोनों की गवर्नमेंट और टेलीकॉम कंपनियों को इकट्ठे मिलके इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, जैसे कि आगे से होता आया है। और रिसेंटली टेलीकॉम मिनिस्टर ने इसके ऊपर बड़ी सपोर्ट की है। अब TRI ने उठा के ये अपना कदम निकाल दिया। TRI को इसकी प्रॉब्लम ये रेज करती उन्होंने कि एक पेनल्टी लगा दी। नॉर्मल पेनल्टी जो लगाई थी नेटवर्क पे, जो कल की न्यूज थी, वो तो फिर कुछ हद तक ठीक थी। इसमें ₹1 पर 1 हफ्ते, अगर हमारा जो टोटल हमारा R2 है वो प्रीपेड पे 120 या 110 रुपए है, राइट। तो उसमें हम ₹90 कॉल ड्रॉप में चले जाएंगे तो कंपनी चलेगी कैसे? मैं तो रिपीटेडली कहूंगा कि TRI का बिल्कुल गलत बयान है इस इशू के ऊपर जो रेगुलेशन निकाला है। दे शुड हैव गिवन मोर टाइम टू द टेलीकॉम कंपनीज, सिट अक्रॉस द टेबल एंड मेड एंड ऑल्सो इन द मीन टाइम उनको चाहिए था इसके बढ़ाए, टावर बनाने की इजाजत दे, टावर लगाने की इजाजत दे, कॉपरेट करे, RWOs को जाके समझाए, उसके साथ चलता है काम से ठीक से। मिस्टर खन्ना, आपका कहना है कि टावर लगाने के लिए काफी समय नहीं मिला है, लेकिन जब से स्पेक्ट्रम के ऑक्शन हुए तब से कंपनियों ने टावर में कोई भी अब तक इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। आपका ये भी कहना है कि स्पेक्ट्रम कंपनियों के पास कम टावर में कोई इन्वेस्टमेंट की खास जरूरत ही नहीं होती। टावर की कंपनी अलग है, एक टावर में 3 कंपनियों की सिग्नल चल सकता है, 4 का भी चल सकता है। उसमें इन्वेस्टमेंट सिर्फ स्पेक्ट्रम की होती है, और उसपे स्पेक्ट्रम पे भी कंपनियों ने इनफ स्पेक्ट्रम, टेलीकॉम कंपनियों ने इनफ इन्वेस्टमेंट कर दी है स्पेक्ट्रम पे। देखिए, ये आपका मॉडल ही ऐसा है, अगर आप 50 पैसे में कॉल लाएंगे, अगर आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे इसके ऊपर, तो फिर कॉल के रेट बढ़ने शुरू हो जाएंगे। So it will hurt the consumer more than this. This is a benefit which will be very short-lived. जी, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए मिस्टर खन्ना। SC खन्ना थे, पूर्व सेक्रेटरी जनरल ऑस्पी के, अपनी राय व्यक्त करते हुए कि आज टेलीकॉम रेगुलेटर ने जिस तरह से कहा है कि अब 1 जनवरी 2016 से अगर आपका कॉल ड्रॉप होगा तो आप जिस भी कंपनी के सब्सक्राइबर हैं उसे ₹1 बतौर मुआवजा कंज्यूमर को देना होगा। उधर भारतीय एयरटेल के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल ने साफ किया कि कंपनी कॉल ड्रॉप रोकने की अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रही है। Whole industry is focused on managing the call drop issue. I think it is a serious issue. We cannot not take responsibility, and I have also assured the telecom minister, the regulator, that we are doing everything possible. I'm personally monitoring it. I can tell you, Bombay is now in reasonably great shape. Delhi is moving into that direction day by day. Some parts of Latins Delhi, we are still struggling. The government has come out with the policy of giving us more towers in the government buildings, and you will see some changes in the बड़ी खबर, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। Constitutionality is that it violates JSK
the Honorable Supreme Court has declared 99th Amendment of the Constitution seeking appointment of Judicial Commission as unconstitutional. The ground for unconstitutionality is that it violates the basic structure of the Constitution. As per the basic structure of the Constitution, independence of judiciary is a part of the basic structure, and it interferes with the independence of judiciary, and thus the basic structure cannot be allowed to be tampered with. So on that ground, the Constitution Bench has declared the amendment unconstitutional. The old system of collegium system, where the senior most judges will choose the judges, will continue. That has been restored. So what is the I mean, how many judges were for it, or was it unanimous? It was the majority. Sir, your name and Number they were still reading when we came. Okay. So yes. Your name? Dr. Suraj Singh, Advocate, Supreme Court. Okay. Yes. Yes. आज एक बहुत ही ऐतिहासिक महत्वपूर्ण फैसले में संविधान बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट की ने, जिसमें जस्टिस केहर की कोर्ट ने ये फैसला दिया कि ये जो नई जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का अमेंडमेंट था, 99th अमेंडमेंट, ये असंवैधानिक है, क्योंकि ये संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है, और जो संविधान का मूल ढांचा है उसमें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी यानी न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अधिकार है। तो क्योंकि इसमें जुडिशियल ऑफिसर्स के अलावा, जजेस के अलावा एमिनेंट जूरिस्ट के नाम से दूसरे लोग पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का डर होगा। 6 बेंच में से 2 जो कहेंगे वो वीटो कर सकते हैं, और वो 2 नॉन जुडिशियल हैं, तो इसलिए इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे असर पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि ये मान्य नहीं है, इसलिए ये संशोधन जो है असंवैधानिक डिक्लेयर किया जाता है। सर, पहला पॉइंट जो कोर्ट ने कहा था 3 पॉइंट के जजमेंट से, पहला पॉइंट क्या था उसमें? लार्जर बेंच वाला। दैट इट वाज रेफर टू द लार्जर बेंच, इट कैन स्टिल बी रेफर टू द लार्जर बेंच, क्योंकि 5 जजेस का है ये, और फुल बेंच जो है अभी तक सबसे ज्यादा बड़ा। तो सरकार के लिए एक तगड़ा झटका है ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि उसने जो जुडिशियल कमीशन बनाए जाने की बात की थी उसको पूरी तरीके से खारिज कर दिया है, और उनका ये मानना है सुप्रीम कोर्ट का कि जो कॉलेजियम सिस्टम है जजों की नियुक्ति का, यानी जुडिशरी खुद तय करती थी, उसी को रखना चाहिए, क्योंकि ये संवैधानिक ढांचे के खिलाफ था, इसलिए इसको पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया। निश्चित तौर पर सरकार के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। हमारे साथ सुनील जैन जुड़ रहे हैं, जय सागर स्टेट्स के, जो खुद एक बड़े वकील है। सुनील जी, कितना बड़ा झटका मानते हैं और कैसे देखते हैं इस फैसले को आप? हाँ, देखिए, इसमें डेफिनेटली सरकार के लिए अब एक सोचने का विषय तो बन ही गया है। हमारा जो जुडिशरी का स्ट्रक्चर है वो आज तक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और फिर स्टेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो जुडिशरी के हाथ में ही है। उसको पहली बार ये कोशिश की जा रही है कि उसमें सरकार का भी रोल रहे, लॉ सेक्रेटरी का भी रोल रहे, लॉ मिनिस्ट्री का भी उसमें एक रोल हो, और जो आज तक एक एक्सक्लूसिव डोमेन है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का, वो जो है खत्म होना चाहिए। तो उसके लिए मैं समझता हूं कि जो एक नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमेटी का जो ये पूरा स्वरूप सरकार ने तैयार किया था, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एप्रीहेंशन समय समय पर जाहिर की है, और अब इस फैसला आने के बाद ये क्लियर है कि सुप्रीम कोर्ट की अप्रोच ऐसी नहीं लगती जिसमें कि एक पार्टिसिपेटिव तरीके से अपॉइंटमेंट होंगी। जुडिशरी की सभी अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट अपनी जुरिस्डिक्शंस में रखना चाहता है, और जहां जहां जरूरत है हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शंस में रखना चाहता है। सुनील, जब ये बात कही गई थी कि एक आयोग बनाया जाएगा और जजों की नियुक्ति में जो बेंच बनेगी वो 6 लोगों की होगी, उसमें 2 नॉन जुडिशरी से लोग हो सकते हैं, और उसका एक कॉन्स्टिट्यूशन ये भी था, कॉन्स्टिट्यूट था इनफैक्ट, कि 2 लोग उसमें अगर वीटो करते हैं तो वो नियुक्ति होगी या नहीं होगी, ये एक फैसला उसमें शामिल था। लेकिन अब जो सरकार की पूरी एक मंशा थी कि जुडिशरी में जो एक परसेप्शन बन गया था कि वहां पे एक फेवर्ड है, उसको दूर करने के लिए कोशिश की गई थी। अब जब फिर से ये कॉलेजियम सिस्टम लागू हो गया है, तो क्या जो पुराना सिस्टम था जिसमें जो खामियां थी वो दूर करने की कोशिश सरकार को कर रही थी, उसके बाद अब सरकार के पास कोई विकल्प बचा है इसमें? नहीं, देखिए, हमारे यहाँ जो एक इंटरफेस है
तीन जो डेमोक्रेसी के हमारी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के जो तीन स्तंभ हैं उसमें जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, अब पार्लियामेंट निश्चित रूप से एक नए स्वरूप में, एक नए कानून को, एक नए फॉर्मेट को सामने रख सकती है या चयन करती है, वही अभी चलेगी। उन्होंने ये जो कोलिजियम सिस्टम के पारदर्शिता के बारे में कुछ बोला है कि नहीं बोला, ये अभी पता नहीं है। ये सब डिटेल्ड जजमेंट पढ़ने से पता लगेगा। लेकिन ये जो सरकार जो ये कानून लाई थी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन का कानून, जिसमें कि अपॉइंटमेंट्स कमीशन में 3 सीनियर सुप्रीम कोर्ट जज और 1 कानून मंत्री और 2 एमिनेंट पर्सन्स जिनका चयन सरकार और लीडर ऑफ ऑपोजिशन मिलकर करते थे, सरकार, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस मिलकर करते थे, इस अपॉइंटमेंट्स कमीशन को रद्द कर दिया है और बोला है कि ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता में बाधा डालेगा और जो कि संविधान की रीढ़ की हड्डी है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो एक बहुत ही अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया। The Supreme Court today, in a very, very important decision, has quashed the national. दर्शकों को एक बार बता दें कि मूल का फैसला क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बना था उसको रद्द कर दिया। सरकार ने एक कोशिश करी थी कि जो जजों की नियुक्ति होती है उसमें जो पैनल था, पहले एक कॉलेजियम सिस्टम होता था। कॉलेजियम सिस्टम ये होता था कि जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते थे उनकी अगुवाई में एक पैनल बनता था जिसमें सिर्फ और सिर्फ जजेस होते थे, वो तय करते थे कि कौन जज नियुक्त होगा। लेकिन अब उसको बदल के सरकार ये कोशिश कर रही थी कि एक कमीशन बने जिसमें 6 सदस्य होंगे, जिसमें 3 सुप्रीम कोर्ट के जजेस होंगे और 1 कानून मंत्री और 2 संभ्रांत व्यक्तियों का पैनल होगा जिसमें अपोजिशन से सलाह होगी। तो यानी वो पॉलिटिकल व्यक्ति हो सकते हैं। तो 3 होते थे, यानी कानून मंत्री स्वयं पॉलिटिकल होंगे, तो 3 पॉलिटिकल 3 जजेस। ये सिस्टम सरकार लाने की कोशिश करी थी। जो 99वां संशोधन किया था उसको सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि ये जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, जो न्यायपालिका के काम करने की आजादी दी गई संविधान में, उसकी मूल भावना के खिलाफ है। इसीलिए इसको रद्द किया गया। ये एक बहुत बड़ा फैसला है सरकार के लिए जो कोशिश कर रही थी उसको बदलने की। मेरे साथ संदीप पारिक जुड़ रहे हैं फिनसर्व लॉ एडवाइजर्स के। संदीप, इस फैसले पर आप कैसे देखते हैं? क्या कोई गुंजाइश बचती है अब दोबारा से रिव्यू के, किया एक तरीके से मान लीजिए सरकार अब हार गई इसमें? तो क्या कहते हैं, जो रिव्यू होता है वो तो उसका काफी लिमिटेड ग्राउंड होता है कि आप कोई एरर अपैरेंट ऑन द फेस जो कहते हैं, तो रिव्यू का चांस नहीं लगता है। पर इसको फिर कुछ जो भी अभी तुमने रूलिंग देखा नहीं है, बट रूलिंग देखने के बाद जो उसका वीकनेस है उसको अगर सॉर्ट आउट किया जाए तो शायद बिल को रीइंट्रोड्यूस किया जा सकता है पार्लियामेंट में। ये एक ही तरीका लगता है। तो क्या ये जो अभी आज का फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, इससे आप सहमत हैं या असहमत हैं? आपको लगता है कि पुराना सिस्टम ज्यादा सही था, ये जो नया सिस्टम बनने वाला था और खारिज हो गया, ये सही था? देखिए, इसमें क्या है, सबसे बड़ी चीज है अकाउंटेबिलिटी की। और अगर जुडिशरी को अपॉइंट करती है तो उसमें बहुत वो इंसेस्टियस का बहुत ही अनअकाउंटेबल इंस्टीट्यूशन बन जाता है। तो मेरे हिसाब से अकाउंटेबिलिटी की बहुत ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि आज की तारीख में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को निकाला नहीं जा सकता इम्पीचमेंट के सिवाय। तो इसलिए मेरे हिसाब से जो एनजेएस सेटअप किया था वो बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट था जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी के लिए। और इसको स्ट्राइक डाउन करना मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि इससे फिर से जुडिशरी खुद को अपॉइंट करेगी और खुद को ही असेस करेगी। राइट। तो सरकार के लिए एक तरीके से बहुत मुश्किल की घड़ी है, किरकिरी हो गई उनकी कि जो पुराना सिस्टम था उसको तोड़ के नया लाने की बात कर रहे थे, अब वो फ्लॉप हो गया, यानी फेल हो गया और सरकार जुडिशरी उसको मान नहीं रही। क्या आपको लगता है कि अब तक जो बहुत सारे फैसले होते थे या पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा जुडिशरी की आलोचना होती थी कि उनके फैसले वन साइडेड होते हैं या तो कहीं ना कहीं एक परसेप्शन बन रहा था, उसकी मेरिट और जो अब ये मेरिट बन रही है कि एनजेएससी जो आ रहा था उसमें भी तो 3 पॉलिटिकल होते, 1 कानून मंत्री और 2 एमिनेंट पर्सनालिटीज जो कि पॉलिटिशियंस ही होते, विपक्ष या सत्ता पक्ष के। तो ये क्या गारंटी थी कि ये बहुत अकाउंटेबल होता? इसमें आप नहीं देखते थे कि बायसनेस होती? नहीं, इसमें क्या, जो डेमोक्रेसी में जो कनेक्शन होता है पॉपुलेशन के साथ,
वो कट हो जाता है, फिर पूरा इलिटिस्ट बन जाता है कि सिर्फ 3 सीनियर मोस्ट जजेस या 5 सीनियर मोस्ट जजेस डिसाइड करेंगे, और ना सिर्फ अपॉइंटमेंट के लिए लेकिन ट्रांसफर के लिए अगर कुछ कोई गलत काम करता है कोई जज, उसके लिए कोई भी मतलब प्रमोशन है, ट्रांसफर है, कुछ भी है, अपॉइंटमेंट के सिवाय भी, तो ये सारा 3 अनअकाउंटेबल लोगों के हाथ में आ जाता है पावर, और पूरा तीन विंग है इंडिया में, जैसे कि आप जानते हैं, पार्लियामेंट है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशियल सिस्टम है। तो ये पूरा का पूरा विंग, कैबिनेट में भी अपना प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट की भी अकाउंटेबिलिटी रहती है। यहाँ पे किसी के इन 3 लोग की या 5 लोग की कोलेजियम की अकाउंटेबिलिटी कोई बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आप ये नया सिस्टम बनाएंगे, एक्सपेंडेड कोलिजियम कहूंगा मैं, क्योंकि उसमें कोलिजियम भी आता है, सीनियर मोस्ट 3 या 5 जजेस भी होते हैं, उससे उन लोगों की अकाउंटेबिलिटी तो रहेगी कि आपने किस टाइप के लोग को अपॉइंट किया, किस टाइप के लोग को ट्रांसफर किया। आज की तारीख में सब कुछ ब्लैक बॉक्स रहता है, किसी को कुछ खबर नहीं रहती है। तो बिल्कुल, मतलब चूंकि नेताओं को चुनाव लड़ना है और उनको जनता के पास बार बार रोज जाना है, तो कहीं न कहीं उनके मन में ये अकाउंटेबिलिटी आएगी, ये आपका मानना है। इसलिए वो जो एक कॉम्बो था कि पॉलिटिशियंस थे और ये थे, वो एक मिल के चले तो शायद बेहतर रहेगा। संदीप भागवत जी बताएं। हाँ, एक और कमेंट ये कि आप पूरी दुनिया में मेरे हिसाब से कोई भी एक भी देश शायद नहीं मिलेगा इंडिया को छोड़ के जहाँ पे पूरा 100% पावर जुडिशरी ने खुद कब्जा किया हुआ है। तो मेरे हिसाब से ये एक और जिम्बाब्वे को भी देखेंगे तो भी कहीं भी आपको ऐसा कहीं भी एग्जाम्पल नहीं मिलेगा कि 100% पावर जुडिशरी के अंदर ही है। जी हाँ, बहुत शुक्रिया संदीप। तो ये संदीप का व्यू है कि कॉलेजियम सिस्टम से बेहतर था एनजेसी, जहां पे एक कॉम्बिनेशन था जुडिशरी और नॉन जुडिशरी यानी पॉलिटिशियंस का, जहां पे एमिनेंट पीपल का, कि एक अकाउंटेबल सिस्टम बन सके जजों की नियुक्ति का। लेकिन फिलहाल ताजा खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो नया कानून बनाने की सरकार ने कोशिश की थी एनजेसी, उसको खारिज कर दिया है, ये कहते हुए कि ये जुडिशरी की जो आजादी है उसके खिलाफ है, संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, इसलिए कॉलेजियम सिस्टम ही बेहतर माना जाएगा। ये है। सुनील जैन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप CNBC आवाज के साथ जुड़े रहिए। कानून मंत्री और सरकार का रिएक्शन हम तुरंत लाने की कोशिश करेंगे, आप कहीं मत जाइए। CNBC आवाज के साथ जुड़े रहिए। छोटा सा ब्रेक लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम सिस्टम को बरकरार रखा है और जुडिशियल कमीशन जो बनाने की कोशिश की गई थी उसको खारिज कर दिया है। ये खबर अभी ताजा आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील माजिद मेमन साहब हमारे साथ जुड़ गए। माजिद साहब, ये जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का कि कॉलेजियम सिस्टम ही रहना चाहिए, जो एनजेएसी था वो संविधान की मूल भावना के खिलाफ है कि न्यायपालिका की आजादी को खतरा है, कैसे देखते हैं आप डिसीजन? ये देखिए, इस फैसले के पीछे एक लड़ाई थी जजेस और एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के दरमियान। सुप्रीमसी इन अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की लड़ाई ये रही कि भाई जजेस समझते थे कि वो उनको पूरा अधिकार होना चाहिए कि किसकी नियुक्ति की जाए और किसकी नियुक्ति न की जाए, जबकि सरकार का हस्तक्षेप उसमें नहीं होना चाहिए। और सरकार का ये मानना था कि जब से ये कॉलेजियम सिस्टम चल रहा है और जजेसों की नियुक्ति हो रही है, उससे हमें अच्छे जज प्राप्त नहीं हो रहे हैं और न्याय प्रणाली का कोई दिशा सही नहीं है। मगर आज चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की नियुक्ति और उस कानून को बातिल करार करके रद्द कर दिया है, ये मैं समझता हूं कि एनडीए के लिए एक बहुत बड़ी विफलता, बहुत बड़ा झटका है। माजिद साहब, आप चूंकि वरिष्ठ वकील और लंबे दशकों से आपकी वहां प्रैक्टिस चल रही है, ये जो एक आलोचना होती थी कि कोई उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है जो अभी तक का सिस्टम था, और नया सिस्टम इसलिए अच्छा क्योंकि उसमें एग्जीक्यूटिव्स के लोग आ रहे हैं जो जनता से ज्यादा अकाउंटेबल होते हैं, और एक कॉम्बो अगर रहे, 3-3 लोग इस तरफ के रहे, तो उसमें बुराई क्या थी? नहीं, देखिए, इसमें ऐसा है कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, ये जो कहावत है ये यहाँ लागू होती है। अगर आप जजेस भी इंसान हैं, वो भी फैलिबल हैं, उनसे भी गलतियां होती हैं, और हमने देखा कि भाई बेटा वाद चल रहा था कि जजेस अपने अपने बच्चों को, अपने अपने पत्नियों को, बोला रिश्तेदारों को नियुक्त कर लेते थे और सरकार को उसमें कोई बोलने की जिम्मेदारी नहीं मिलती थी, कोई अधिकार नहीं था। तो वो एक तरफा नियुक्ति भी खतरनाक होती है और सरकार की कुछ हद तक के इसमें
दखल होनी चाहिए, मगर सुप्रीमसी सरकार को, चूंकि एनजेएसी के जरिए जो अरेंजमेंट बनाया गया था, जो मैकेनिज्म तैयार किया गया था, उसमें जजों को निचले दिखाकर एग्जीक्यूटिव को और मंत्री लॉ मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को और 2 लोगों को उसमें शामिल करने के तहत ये था कि जजेस की बातों को रद्द करने का अधिकार ये कंपोजिशन को था, जो सुप्रीम कोर्ट को मुनासिब नहीं लगा। और मुझे लगता है कि ये सही है, क्योंकि एनडीए सरकार की जो इसमें विचारधारा ये थी कि हम आखिरी शब्द हमारा हो नियुक्ति में, और ये आखिरी शब्द अगर हम राजनीतिक लोगों को दे देते हैं नियुक्ति के अंदर, तो मैं समझता हूँ वो जरूर एक खतरनाक मामला बन सकता है। भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ अपने विचार शेयर करने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है कि एनजेएसी की जो कानून बनाने की कोशिश सरकार करी थी उसको खारिज कर दिया गया है, ये एक बड़ा झटका एनडीए सरकार के लिए है, प्रधानमंत्री मोदी के लिए है। और टू प्रियंका। शुक्रिया नीरज इस पूरे अपडेट के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने एनजीएससी को खारिज कर दिया है और अब पुराने कोलिजियम सिस्टम से ही होगी नियुक्ति, और ये थी बड़ी खबर अभी की। लेकिन अब एक नजर डाल लेते हैं बाजारों पर। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में ही सुबह से हमने एक बहुत ही फ्लैट शुरुआत देखी थी और अभी भी कारोबार जो है वो नेगेटिव टेरिटरी में ही होता हुआ दिख रहा है। सेंसेक्स में हम 42 अंकों की गिरावट के साथ 26,968 पर देख रहे हैं सेंसेक्स को। वहीं अगर निफ्टी की बात करें तो 12 अंकों की गिरावट यहां पर निफ्टी उठा रहा है, 8,166 पर निफ्टी टिका हुआ है। लेकिन मिड कैप में मोमेंटम अभी भी बाकी है। 50 अंकों की बढ़त मिड कैप में दिख रही है, 13,316 पर मिड कैप है। बैंक निफ्टी सुबह से ही दबाव में है और फिलहाल 45 अंकों की गिरावट बैंक निफ्टी में दिख रही है। लेकिन अभी फिलहाल बाजारों में एक्शन में दिख रहे हैं टेलीकॉम से जुड़े स्टॉक्स, क्योंकि टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने साफ कह दिया है कि 1 जनवरी 2016 से कॉल ड्रॉप के लिए टेलीकॉम कंपनियों को ₹1 मुआवजा कंज्यूमर को देना पड़ेगा और ये लागू होगा 1 जनवरी 2016 से। हमारे साथ महेश उप्पल जुड़ गए, टेलीकॉम एक्सपर्ट। महेश जी नमस्ते, स्वागत है सीएनबीसी आवाज में। ट्राई ने सख्त कदम उठाया टेलीकॉम कंपनियों के लिए, आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, कदम तो सही है और उसको उठाना उसका एक लॉजिक है, पर मुझे इसका एक्चुअल इफेक्टिवनेस कम नजर आता है, क्योंकि ये बहुत ही पेचीदा प्रॉब्लम है और इतनी आपको मालूम है 90 से 95 करोड़ कस्टमर हैं, उनको वो किस तरीके से इस पनिशमेंट को वो लागू करेंगे, एनफोर्स करेंगे, इसमें मुझे बहुत किस्म की इसका संदेह है। तो हाँ, इसमें जो इन प्रिंसिपल कोई भी कंपनी जिसका कॉल ड्रॉप होता है उसको कस्टमर को पैसे रिफंड करने चाहिए, उससे मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। पर इस टीआरएआई का फैसला किस हद तक इफेक्टिव रहेगा उसका मुझे थोड़ा सा संदेह है। बिल्कुल, लेकिन ये साफ दिख रहा है रेगुलेटर के इस कदम के बाद कि कॉल ड्रॉप की समस्या को वो बस आई गई बात बन के रहने नहीं देंगे, सख्ती से पेश आ रहे हैं। कल जब क्वालिटी ऑफ सर्विसेज को लेकर रेगुलेशन भी लेकर आए तो एक सख्त रवैया जरूर नजर आ रहा है, लेकिन आपको लग रहा है कि ये किस तरह से लागू होगा, इम्प्लीमेंटेशन को लेकर आपके मन में सवाल है। लेकिन भावना जो है कॉल ड्रॉप को लेकर ये है कि अब नहीं कंज्यूमर को ये झेलना पड़े। देखिए, भावना जैसे आपने कहा, मैं उससे सहमत हूँ कि इसका कुछ इलाज होना चाहिए। इसका इलाज कई तरीके से हो सकता है और सब चीजों को इकट्ठा करना होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि ऑपरेटर्स को अपने नेटवर्क्स ऑप्टिमाइज करने होंगे, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाना होगा, पर इसके साथ साथ गवर्नमेंट को स्पेक्ट्रम और टावर्स की भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी। जब तक ये तीनों चारों काम ठीक से नहीं हो जाएंगे, कॉल ड्रॉप्स का जो प्रॉब्लम है वो रहेगा। और ये हमको समझना चाहिए कि कोई भी पनिशमेंट या कोई भी किसी किस्म की जो कॉम्पेंसेशन हम लोग ऑर्डर करते हैं, उसकी यदि वो एक क्रिटिकल अमाउंट से कम है तो उसका डिटरेंट इफेक्ट भी नहीं होता। वो इतना, यदि आपको लगता है कि 25 पैसे या ₹1 या ₹2 का फाइन है, तो वो अपने आप में इतना बड़ा कारण नहीं होता आपको अपना रवैया या अपना बिहेवियर बदलने में। तो मुझे इसमें थोड़ा सा संदेह है कि ये किस हद तक इफेक्टिव होगा और इसमें हम कितनी कंट्रोवर्सीज और देखेंगे, ये भी आगे देखने को मिलेगा।
क्योंकि ये शुक्रिया हमसे बात करने के लिए महेश जी, क्योंकि अब हम रुख करते हैं सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। अधिकार के संबंध में आज 10 वर्ष पूर्ण कर रहे हैं। इस व्यवस्था में विश्वास पैदा करने के लिए, इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने में जिन जिन लोगों ने योगदान दिया है उन सबको मैं धन्यवाद करता हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये बात सही है कि सूचना के अधिकार से सबसे पहली बात सामान्य से सामान्य व्यक्ति को जानने का अधिकार हो, लेकिन वहां सीमित न हो, उसे सत्ता को क्वेश्चन करने का भी अधिकार हो। और यही लोकतंत्र की बुनियाद है। और हम उस दिशा में जितनी तेज गति से काम करेंगे, उतना लोकतंत्र के प्रति लोगों का विश्वास और बढ़ेगा। लोगों की जागरूकता एक प्रकार से शासन को भी ताकत देती है, और न सिर्फ शासन को, राष्ट्र की भी एक बहुत बड़ी अमानत बनती है। वेलकम बैक। सास बहू और सेंसेक्स के सफर को आगे बढ़ाते हैं। देश के अलग अलग शहरों से हमारी महिला दर्शक जुड़ी हुई हैं हमारे साथ। हमारे मार्केट की जानकार सिमी फॉर्म में कवरेज चोपड़ा आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए मालती जी हैं मेरे साथ। नमस्ते मालती, बताइए कौन सा शहर है जिस पर आप सवाल पूछना चाहती हैं? मेरे पास 700 शेयर्स है NIIT लिमिटेड के, और अभी फिलहाल उसका भाव बहुत अच्छा बढ़ रहा है, तो मैं उसमें बनी रहूं या फिर निकल जाऊं? सिमी, क्या सलाह रहेगी मालती जी के लिए? NIIT में कैसा है इसका चार्ट स्ट्रक्चर? क्या करने की सलाह देंगे? इन्हें लगता है अभी मुनाफा हो रहा है, क्या मुनाफा बुक करें? देखिए प्रियंका, जो चार्ट ऑलरेडी स्ट्रेंथ दिखा रहा है और इस मार्केट में मुझे लगता है कि मार्केट को भी आउट परफॉर्म कर रहा है। ऐसा स्टॉक में से प्रॉफिट बुक करके निकल जाना शायद ठीक नहीं होगा। उनका बहुत जरूरत है पैसे का, तो शायद पार्ट प्रॉफिट आप बुक कर सकते हैं। नहीं तो मेरे ख्याल से आपको ये स्टॉक होल्ड करना चाहिए, क्योंकि मैं जो एक्सपेक्ट कर रही हूँ इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट आ रहा है, और ये स्टॉक आगे जाके मिनिमम 110 तक का तो जाएगा। 110 तो कभी भी आ सकता है। ये स्टॉक ऑलरेडी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, और आगे जाके अगर आप होल्ड कर पाएंगे थोड़ा बहुत 130-140 के आसपास ये स्टॉक सेटल कर सकता है नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में। तो आपको बिल्कुल होल्ड करना चाहिए, और बहुत जरूरत अगर नहीं है तो पैसा बुक भी मत कीजिए, पार्ट प्रॉफिट भी बुक करने का जरूरत नहीं है। अच्छा लग रहा है स्टॉक का। और एक डिस्क्लेमर है, ये स्टॉक मेरा पोर्टफोलियो में है और मेरे क्लाइंटों के पास हो सकता है। बहुत लॉन्ग टर्म होल्डिंग है हम लोगों का, बहुत नीचे का खरीदा हुआ है 40, 42, 44 के आसपास। तो हम लोग बहुत बुलिश है इसमें, तो वी आर होल्डिंग दिस स्टॉक। तो करेंसी की बहुत जरूरत है, आप क्या कहते हैं? नहीं, ये तो मेरे लिए तो शॉकिंग है। कारण क्या है, मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हूं। मैं पार्लियामेंट में देखा, लोकसभा में अनुभव में पहली बार ऐसा एक मत होके सब लोगों ने इस कानून का समर्थन किया। नेशनल पार्टीज, रीजनल पार्टीज, इवन नोटेड इंडिविजुअल्स, ऑलमोस्ट। तो लोकसभा में तो किसी एक व्यक्ति ने भी इधर उधर बोला भी नहीं, सब ने पॉजिटिवली बोला। और कोई अचानक हमने ये कानून लाया नहीं। कई वर्षों से इसके बारे में देश में चर्चा हो रहे थे, मीडिया में चर्चा हो रहे थे, हम लोगों में चर्चा हो रहे थे, और सब में एक मत बना। तो ये इंप्रेशन ऐसा जा रहा है जजेस अपने आप नियुक्ति कर रहे, ये अच्छा नहीं है। इसलिए थोड़ा बैलेंस होना चाहिए इसमें। इसका अर्थ ये नहीं है दूसरी तरफ पूरा अधिकार सरकार के हाथ में जाना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। तो इसलिए हम एक बैलेंस
लाने के लिए कोशिश किया और एक मत से पार्लियामेंट ने इस कानून को पारित किया। अभी सुप्रीम कोर्ट ने उसको असंवैधानिक अभी करके स्ट्राइक डाउन किया, ऐसा अभी खबर आ रही। पूरा जजमेंट आने दीजिए, आने के बाद हम अध्ययन करेंगे। कारण क्या है, लोकतंत्र में पार्लियामेंट इज द पीपल्स वॉइस एब्सोल्युटली एंड पार्लियामेंट हैज द पावर टू मेक लॉस। तो सर डिटेल की बात छोड़ दें, संसद का काम है कानून बनाना और एक कानून के बारे में सुप्रीम कोर्ट की एक राय हो सकती है। अब चूंकि स्ट्राइक डाउन कर दिया है तो सरकार के तौर पर आप इसका रास्ता क्या निकालने जा रहे हैं? नहीं, अभी पूरा अध्ययन करने के बाद ही हम रिएक्ट कर पाएंगे। आपस में हम लोग चर्चा करेंगे, विपक्ष से भी सलाह मशवरा करेंगे, क्या करना आगे उसके बारे में निर्णय करेंगे। हम कोई कॉन्फ्रंटेशन नहीं चाहते, मगर सिस्टम जो संविधान में हरेक का विधि विधान क्या होना चाहिए, न्यायपालिका का क्या है, एग्जीक्यूटिव का क्या है और जुडिशरी का इसका क्या है, लेजिस्लेचर का क्या है, बहुत क्लियर है। तो इस सिचुएशन में कानून बनाना हमारा हक है। तो हमारा हक जो है और लोगों का मांग है, उस हिसाब से हमने एक कानून बनाया है। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, किसी राजनीतिक पार्टी के कन्फ्रंटेशन का सवाल भी नहीं है। एक विल पावर है, उस विल पावर को जो कि एग्जीक्यूटिव के पास है, पीपल ने दिया है, उसके सामने कानून बना करके जुडिशरी को एक नए ढंग से रिफॉर्म करने का काम वर्क इन प्रोग्रेस है, होना ही चाहिए। तो ये टकराव अच्छा टकराव है, लेकिन मुझे डर ये है कि जुडिशरी के साथ चूंकि एग्जीक्यूटिव को बहुत जुगलबंदी करके चलना पड़ता है, तो आप लोग जो टकराव की जरूरत है उससे पीछे न हट जाएं। नहीं, टकराव शब्द इस संदर्भ में करना नहीं, पॉजिटिव सेंस में यूज कर रहा हूं कि जेन्युइन कन्फ्रंटेशन पीपल विल इज रिफ्लेक्टेड इन द बिल, गवर्नमेंट हैव ब्रॉट द बिल, सो नाउ द कोर्ट सेज इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। हाउ इट्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल, लेट अस स्टडी व्हाट द फाइनल पॉइंट्स ऑफ द जुडिशरी जजमेंट एंड देन विल टेक सम फर्दर एक्शन इन दिस रिगार्ड। वैसे एक बात है, ये रियलिटी है कि जुडिशरी और अभी की सरकार के बीच में कई मोर्चों पर कन्फ्रंटेशन तो हो रहा है, टेंशन का रिलेशन तो है। हम कोई टेंशन नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं अटेंशन, विकास, तेजी से विकास। यही एकमात्र मुद्दा है हमारा। हम किसी के साथ कोई कॉन्फ्रंटेशन नहीं चाहते और जुडिशरी के साथ कॉन्फ्रंट करना हमारा उद्देश्य नहीं है, मगर जो देश के हित में जो जनता का हमने वादा किया उसको कानून के रूप में परिवर्तित करके जनता का भला करने के लिए हम कोशिश करेंगे और प्रयास करते रहेंगे। आते हैं सर अब कुछ मेन विषय पर जिस पर आपका सबसे ज्यादा ध्यान है, और वो है स्मार्ट सिटी का एक बहुत बड़ा काम। हम कहते हैं कि सरकार अब खर्चा करेगी तो ग्रोथ का पहला चक्र घूमना शुरू होगा। हम स्पेसिफिक तौर पर जानना चाहते हैं, क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस के तौर पर ड्राइंग बोर्ड पे तो बहुत कुछ है, लेकिन दरअसल ऑर्डर्स कहां फ्लो हो रहे हैं, काम कहां देखने हम जा सकते हैं कि अब काम शुरू हो गया शहरों के बनने का, इंफ्रास्ट्रक्चर के बनने का। मैं 4 दिन के पहले फ्रांस में था। पेरिस के बगल में एक इको सिटी में देखने के लिए गया मैं। छोटा है, 54 हेक्टार्स वाला, और उन्होंने बताया मुझे 2002 में शुरू हुआ, अभी 2015 में है। उन्होंने कहा और 2 साल लगेगा। मैं विस्तार से बताना नहीं चाहता हूं, अभी अभी वहां। मेरा कहना यह है, स्मार्ट सिटी रातों रात नहीं बन पाएगा। और सिटी माने कोई एक बिल्डिंग नहीं तो एक कंक्रीट स्ट्रक्चर नहीं है। पूरा सिटी का बदलना, नहीं तो सिटी में कुछ इलाका को बदलना, रिट्रोफिटिंग करना, नहीं तो रीडेवलपमेंट करना, नहीं तो पैन सिटी डेवलपमेंट करना, नहीं तो कुछ इलाका सेलेक्ट करके वहां एक छोटा सा मॉडल। कारण क्या है, प्रधानमंत्री ने कहा ये स्मार्ट सिटीज आर लाइट हाउसेस। इसको देख के बाकी लोग भी प्रेरित होके अपना इलाका में अपना शहर को डेवलप करने के लिए, सुधारने के लिए प्रयास करना चाहिए। हम इसमें 1 साल आपस में चर्चा करना, स्टेट से बातचीत करना, कमिश्नर्स को उनको काउंसलिंग करना, मेयर से बातचीत करना और पूरा दुनिया में क्या हो रहा है सब थोड़ा अध्ययन करना, ये काम पूरा हो गया। और सिलेक्शन ऑफ 100 सिटीज वो भी पूरा हो गया। उसमें से पहले साल हम 20 सिटीज को लेने वाले हैं और हर एक शहर को हमने 2 करोड़ रुपया डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए पैसा भी रिलीज किया है। और 92 सिटीज ने कंसल्टेंट्स को भी नियुक्त किया है और इसमें से 19 सिटीज को फॉरेन कंट्रीज उस सिटीज के साथ मिलकर काम करने के लिए उन्होंने संसिद्धता व्यक्त किया है और कुछ लोग उस पर काम भी कर रहे हैं। तो एक बार डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो जाए, स्मार्ट सिटी प्लान बनाए, फिर दिसंबर 15 तक उनको समय दिया है, अभी हम लोग अक्टूबर में है, दिसंबर 15 तक लोग अपना अपना सिटीज का स्मार्ट सिटी प्लान बना के अपना सिटी का वर्तमान में स्थिति क्या है ये सामने लाएंगे। 15 के बाद
एक कंपटीशन होगा, सिटी चैलेंज उसका नाम है, उसमें से 20 सिटीज को, शहरों को इस साल के लिए सेलेक्ट करना है। आप देख रहे थे श्री वेंकैया नायडू पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर से ये खास बातचीत, जिनका कहना है कि एनजीएसी पर सुप्रीम कोर्ट का जो रुख है उसे अध्ययन करेगी सरकार और उसके बाद एक कोई बयान सरकार की तरफ से हम देखेंगे। लेकिन फिलहाल ट्राई के फैसले के बाद ट्राई चेयरमैन आर.एस. शर्मा से एक्सक्लूसिव बात कर रहे हैं हमारे संवाददाता दीपक साहू। कॉल ड्रॉप पर मुआवजे को लेकर टेलीकॉम रेगुलेटर टीआरआई ने अपनी सिफारिश जारी कर दी है। इसमें बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है टीआरआई रेगुलेटर आर.एस. शर्मा। सर, पहले जानना चाहेंगे रेगुलेशन को लेकर मुआवजा अब फाइनली आपने तय कर दिया है, कुल मिलाकर क्या मसौदा है इसमें? देखिए, उसमें जब भी कॉल ड्रॉप होता है तो अथॉरिटी का ये मानना है कि हर व्यक्ति को जिसका कॉल ड्रॉप हुआ है उसको ₹1 प्रति कॉल ड्रॉप का कंपनसेशन देने का निर्णय अथॉरिटी ने लिया है। और साथ ही ये भी कहा है कि प्रतिदिन ये लिमिट रहेगी 3 कॉल ड्रॉप्स की। इसका मतलब 3 कॉल ड्रॉप्स तक उसको मुआवजा मिलेगा और इस फैसले को 1 जनवरी से लागू करने का निर्णय अथॉरिटी ने लिया है। क्या सही तरीके से पालन होगा इस पूरे सिफारिशों का? इसको कैसे टीआरआई इंश्योर करेगा सर? मैं समझता हूं कि पूरी तरह पालन होगा और उसके इंश्योरेंस के लिए भी जो तरीके टेक्नोलॉजी के तरीके मौजूद हैं उनको हम इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें एक बड़ा अहम सवाल है, कंपनीज और खुद ग्राहकों की तरफ से कुछ लिटिगेशन का मामला बढ़ता है कि कंपनीज स्पष्ट बोल रही हैं हम शायद लीगल रूट अपनाएं और अगर कंज्यूमर्स को प्रॉपर कंपनसेशन नहीं मिलता शायद वो भी एक ऑप्शन रहेगा। देखिए, ये डेमोक्रेसी है, इस डेमोक्रेसी में जो भी लीगल रास्ते जिसके लिए खुले हैं उनको लीगल रास्ते लेने का अधिकार है। इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। एक ग्लोबल बेंचमार्क कंपनी स्पष्ट कहना है, जो अंतर्राष्ट्रीय कंपनी कहती हैं कि कहीं भी इस तरह का कॉम्पनसेशन का क्लॉज नहीं है। कैसे आप इसको इंश्योर करेंगे कि कंपनी सही तरीके से पालन कर पाए? देखिए, ये बड़ी गंभीर समस्या है। कॉल ड्रॉप की समस्या बहुत ऐसी समस्या नहीं है, ये गंभीर समस्या है और इसके लिए ये जो समाधान निकाला गया मेरी समझ में ये उचित समाधान है। एक आखिरी सवाल लेंगे सर, आपने कल जो हालिया जो ड्राइव टेस्ट नतीजे आए हैं मुंबई और दिल्ली के, उसमें भी नतीजे जो हैं उतने खास नजर नहीं आ रहे, बेंचमार्क से कहीं ऊपर कॉल ड्रॉप है। क्या है उसके बाद क्या सिनेरियो रहेगा आपका? जी, उसके बाद जैसे मैंने कहा कि अभी जो नतीजे आए हैं उनका हम लोगों ने कल पब्लिश किया है उसके बाद देखेंगे क्या स्टेप्स हम लोग ले सकते हैं। कितना गंभीर है सर ये नतीजे इस बार? ये नतीजे अच्छे नहीं है, इसलिए अच्छे नहीं है कि जिसकी अब उम्मीद हम लोगों ने की थी और जिस प्रकार का वायदा टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने किया था कि हम लोग इसमें अपेक्षित सुधार लाएंगे, उस अपेक्षित सुधार को हमने नहीं देखा। क्या ऑप्शन बचता है इसके साथ? उसके बाद वो देखने की बात है, वो बात की बात है। चलिए सर, शुक्रिया सर, थैंक्स अ लॉट। ट्राई चेयरमैन आर.एस. शर्मा का कहना है कि ये किस तरह से लागू होगा कि टेलीकॉम कंपनियां मुआवजा देंगी, इस पर भी ट्राई की नजर रहेगी। केवल ये आदेश नहीं दिया गया कि 1 जनवरी से इन्हें 1 जनवरी 2016 से अब कॉल ड्रॉप के लिए मुआवजा देना होगा, बल्कि ये भी इंश्योर किया जाएगा कि ये मुआवजा दें और किस तरीके से देंगे। और इसलिए टेलीकॉम से जुड़े स्टॉक्स आज सभी फोकस में है, सभी में दबाव दिख रहा है। केवल रिलायंस कम्युनिकेशन को छोड़कर सभी काउंटर्स में दबाव। बाजार में एक नजर डाल लेते हैं। आज स्ट्रॉन्ग ग्लोबल क्यूज थे, लेकिन उसके बावजूद आज बाजार की शुरुआत फ्लैट ही रही है। हमने देखा नेगेटिव टेरिटरी में जाते हुए बाजारों को। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही दबाव के साथ कारोबार कर रहे हैं। करीब 56 अंकों की गिरावट हमें सेंसेक्स में देखने को मिल रही है। निफ्टी में 18 अंकों की गिरावट के साथ 8,161 पर कारोबार हो रहा है। लेकिन सुबह से ही हमने देखा मिड कैप हरे निशान पर है, लेकिन जो बढ़त हमने सुबह देखी थी उससे अब नीचे आ गए। अब केवल 24 अंकों की बढ़त मिड कैप में देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी में 50 अंकों का दबाव है। 17,637-38 के बीच बैंक निफ्टी है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो में अगर देखें तो फासला बेहद कम हो गया है। केवल 683 शेयर है बढ़ने वाले और उसके मुकाबले 694 शेयर हैं जो पिट रहे हैं। बीपीसीएल, एनटीपीसी, बजाज ऑटो, मारुति सुजुकी, ये कुछ काउंटर्स हैं जहां तेजी के साथ फिलहाल कारोबार हो रहा है। मेरे साथ हमारी मार्केट एक्सपर्ट से भी भौमिक बनी हुई है। सिमी, निफ्टी में आज आप क्या स्ट्रैटेजी रखेंगे इंट्राडे के लिए? आप निफ्टी में क्या लेवल सजेस्ट कर रही हैं मैम? 18 अंकों की दबाव हम अभी देख रहे हैं निफ्टी में। या प्रियंका, जब मार्केट ओपन हुआ था तब ग्लोबल क्यूज हो रहा था, उससे पहले ग्लोबल क्यूज काफी स्ट्रांग था और हम लोगों को लग ही रहा था कि मार्केट शायद बहुत अच्छा खुलेगा।
और मार्केट जहाँ पे बंद कर रहा था कल, वो मार्केट का जो बेंचमार्क था, जो क्रिटिकल लेवल था 8190 से 8225 का रेंज के नीचे, तो लग रहा था हो सकता है निफ्टी गैप से खुलेगा और उस रेंज को पार करके सस्टेन करेगा, और सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा वो सोचने का बात था, पर उस रेंज में निफ्टी खुलेगा ऐसे एक्सपेक्टेड था। निफ्टी ऊपर में खुला बहुत जरूर था, पर ऊपर में सस्टेन नहीं किया। इनफैक्ट बैंक निफ्टी में जो न्यूज आया था कल रात को, उसके बाद से वो ब्लैक मनी के जो इश्यूज थे, प्राइवेट सेक्टर कई सारे बैंक्स उसमें शामिल है, ऐसा न्यूज कल रात को आया था। उसके बाद लग रहा था कि बैंक निफ्टी में वापस एक करेक्शन देखने को मिलेगा, और बैंक निफ्टी में अगर अच्छा करेक्शन होता है तो निफ्टी के लिए बहुत मुश्किल होगा 8190 से 8225 का रेंज को क्रॉस करके सस्टेन करने में। जो भी है प्रियंका, मार्केट में बायस हम लोगों का बुलिश ही है, और रखना भी चाहिए क्योंकि निफ्टी ने अच्छी तरीका से 8100 से 8050 का लेवल को रेस्पेक्ट दे रहा है। नीचे जब भी करेक्शन मिल रहा है निफ्टी उस रेंज को तोड़ नहीं रहा है, और ऊपर में आने से 8200 के आसपास रुक रहा है। एक छोटा सा पॉजिटिव ट्रिगर चाहिए रिजल्ट से, जो कि कॉर्पोरेट रिजल्ट आ रहा है। अभी तक ऐसा कोई खास रिजल्ट नहीं आया। हाँ, कल जी का परसों का जो रिजल्ट आया था उसके बाद जी में अच्छा मोमेंटम देखा गया था, पर बाकी कोई भी रिजल्ट में उतना अच्छा रिजल्ट के बाद उतना अच्छा मोमेंटम नहीं मिला मार्केट को। और इनफैक्ट जो इंडेक्स मेजर्स है उसमें अच्छा रिजल्ट अगर आए, जैसे आज रिलायंस का एक्सपेक्टेड है, अगर काफी शानदार रिजल्ट्स आता है तो शायद निफ्टी एक रेंज ब्रेकआउट करने में सक्षम होगा। पर जब तक ऐसा नहीं होता है 8225 से 8245 का रेंज जब तक निफ्टी डिसाइसिवली विद वॉल्यूम क्लियर नहीं करता है, उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है, तब तक निफ्टी रेंज में ही रहेगा। नीचे हम लोग को सपोर्ट के लिए 8100 तक भी देखने को मिल सकता है। क्लोजिंग बेसिस पर 8245 क्रॉस करने के बाद प्रियंका नेक्स्ट टारगेट 8400 से 8450 तक हो सकता है। जी शुक्रिया सिमी अपने न्यूज के लिए। तो सौदा आपका में आज मुझे भी ये इजाजत दीजिए, नमस्कार। आगे हम लेकर हाजिर रहेंगे कमोडिटी राउंड अप।